नमस्कार, प्रणाम। आपको अगर ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा हो तो कृपया लाइक या कमेंट करके बताएं। जी धन्यवाद। जी आप सबों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वर्ष वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है बायोडाइवर्सिटी। हम सब जानते हैं लगभग कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैविक विविधता क्या है। नमस्कार अमन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी बैंकोटा जी धन्यवाद, आभार आपका जुड़ने के लिए। हम सब जैविक विविधता से परिचित हैं, जानते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं, जो हमारी जो प्रजातियां हैं वो मिलियंस में हैं। 10⁶ के ऑर्डर में प्रजातियां हैं। अगर सिर्फ सूक्ष्म जीवाणु की बात की जाए तो ट्रिलियंस 10⁻12 के ऑर्डर में सिर्फ सूक्ष्म जीवाणु हैं, जिन्हें हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ इत्यादि से जानते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितनी वेरीड है ये बायोडाइवर्सिटी, कितना इसमें ये विविधता कितनी ज़्यादा है पूरे संसार में। अब यहाँ पे सिर्फ प्रजातियों की बायोडाइवर्सिटी नहीं है, स्पीशीज़ हैं, जीन्स हैं, इकोसिस्टम्स हैं, सब चीज़ की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लाइफ होगा जो प्रकृति ने इसकी संरचना की है। हालांकि देखने का तरीका है, देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, और देखा जाए तो ये उतना ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, जो बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, कि हमें ये इतनी डाइवर्सिटी क्यों चाहिए, इतनी विविधता क्यों चाहिए? एक मनुष्य अकेले क्यों नहीं संसार में रह सकता, या 2-4 और प्रजातियों के साथ क्यों नहीं रह सकता है? बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। मनुष्य ने इतना विकास किया है, आज हमारे पास स्मार्ट टीवी है, स्मार्टफोन है, चांद पर मनुष्य पहुंच गया है, स्पेस में हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। तो आखिर हमें इतनी प्रजातियां क्यों चाहिए और इतनी विविधताएं क्यों चाहिए? इसको समझने के लिए बाकी का अगर छोड़ भी दिया जाए तो मनुष्य हम जानते हैं कि पंचभूतों से बना है। पंचभूत, या जिसे हम पंच महाभूत भी कहते हैं, या द 5 एलिमेंट्स कहा जाता है, जो हमारे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। कैसे हम बने हैं इन पंचभूतों से? पृथ्वी मतलब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बने हैं, मिनरल्स से बने हैं, तो हम पृथ्वी से बने हैं। जल हम सबको पता है, हमें कितनी आवश्यकता है जल की, और जल कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। वायु हम सबको पता है, ऑक्सीजन सिर्फ शरीर को ही नहीं, मस्तिष्क को भी बहुत ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। अग्नि, हमारे जो स्टमक में जो फायर है, डाइजेस्टिव फायर है, जो अग्नि है, वो बहुत आवश्यक होता है भोजन पचाने के लिए। भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके शरीर और मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए, तो हमें वो अग्नि चाहिए। और हम एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, एटम में ही कहा जाता है कि 99% एम्प्टी स्पेसेस है, तो वो आकाश है। तो मनुष्य खुद पंचभूतों से बना है। तो अगर पंचभूत को कोई भी नुकसान हो रहा है, तो वो जो भी हानि है वो और किसी को नहीं, मनुष्य को ही हो रहा है। तो ये हमें समझना होगा कि जब हम बात करते हैं कि जल प्रदूषित हो रहा है, तो जल नहीं प्रदूषित हो रहा है, वो हानि हमें हो रही है, और हम अपने आप को ससेप्टेबल कर रहे हैं बीमारियों के लिए इत्यादि। ठीक है, पंचभूत हैं, हम पंचभूत से बने हैं, पंचभूत स्वस्थ रहे, पर आखिर फिर भी विविधता की क्यों ज़रूरत है? तो यहाँ मैं 1-2 उदाहरण लेती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सहेल करता है।
तो आप सोचिए कि अगर सिर्फ मनुष्य हो और वो ऑक्सीजन लेता रहे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता रहे, तो वायु में क्या बचेगा? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा एक दिन। तो हम समझ सकते हैं कि हमें और प्रजातियां चाहिए जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले और ऑक्सीजन एक्सेल करें, जैसे पेड़ होते हैं बहुत सारे। उसके बाद आप ये देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो मरीन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, बहुत टाइनी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं वो, लेकिन जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से स्पॉन्ज होता है उसका 50%, उसका आधा सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स साफ करते हैं। तो आप देखिए कि हमें वो पूरा एक जो चक्र है जो वापस हमें ऑक्सीजन लाएगा, उसके लिए कितनी सारी अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं वो मदद कर रही हैं, और एक ही जगह नहीं, वो कहीं भी हैं। हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, शायद वो कहीं दूर समुद्र में कोई फाइटोप्लैंक्टन है जो उसको साफ कर रहा है। तो आप सोचिए कि ये प्रकृति की कितनी सुंदर संरचना है और कितनी सुंदर ये सोच है कि हम एक दूसरे के कितने काम आ रहे हैं। ये एक उदाहरण है। एक और उदाहरण यहाँ लिया जाए, ये तो बाह्य इकोसिस्टम की बात हुई। हमारे शरीर के अंदर ही बताया जाता है कि जो 90% सेल्स हैं वो माइक्रोब्स के होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं। वो जो 10% सेल्स हैं वो सिर्फ वो मनुष्य के सेल्स हैं, वो हमारे ह्यूमन सेल्स हैं। तो आप सोचिए कि हम एक तरह से बस एक ढांचा है, एक शेल है जो माइक्रोब्स को रखे हुए हैं। तो आप सोचिए हमारे शरीर में ही कितना बड़ा इकोसिस्टम चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ये सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारे लिए एसेंशियल है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर हमारे शरीर के जो ये माइक्रोब्स हैं, अगर इनको क्षति पहुंचती है तो हमको क्षति पहुंचती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे पाचन प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं, ये हमारी इम्यूनिटी में मदद कर रहे हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म में मदद कर रहे हैं। ये बहुत तरीके से मनुष्य का बहुत सारा काम यही कर रहे हैं। जो काम हमें जीवित रहने के लिए चाहिए, उसमें से काफ़ी काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। तो आप देखिए कि हमारे अंदर के शरीर में भी कितनी ज़रूरत है ये इकोसिस्टम की और एक बैलेंस होने की। अब देखिए ये शायद हमें समझा पाए कि हमें ये डाइवर्सिटी क्यों चाहिए। हम कहते हैं पेड़ कट गया, कोई बात नहीं, विकास होगा, पेड़ कटेगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप देखिए पेड़ कट रहा है तो क्षति किसको हो रही है? क्षति मनुष्य को ही हो रही है, क्योंकि हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है पर वो ऑक्सीजन में शायद उसको जो जितनी क्षमता थी प्रकृति की उसको बदलने की, उसको हम खुद कम कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, क्लाइमेट चेंज की बात होती है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, हम सब जानते हैं। जो समुद्र के पानी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। उससे हो क्या रहा है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो उनको क्षति पहुंच रही है, वो बड़ी संख्या में मर रहे हैं, वो हो सकता है एक्सटिंक्ट भी हो जाए। जैसा कि बताया जा रहा है अगर टेम्परेचर्स बढ़ते ही रहे तो क्षति किसको होगी? वो जो आधा कार्बन डाइऑक्साइड तो वो साफ़ कर रहे हैं, अगर वही मर जाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या साफ़ होगा? जो हमारे शरीर के अंदर की इकोसिस्टम की हमने बात की। आज हम कोरोना के संदर्भ में इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो इम्यूनिटी कहाँ से आ रही है? वो जो हमारे शरीर में जो माइक्रोब्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। जो हमारे स्किन पे माइक्रोब्स हैं, जो हमारे नाक में है, गले में है, वहाँ पे अगर कोई बाह्य बैड माइक्रोब आता है तो सबसे पहले जो हमारी जो अपनी जो माइक्रोबियल जो हमारा पॉपुलेशन है वो उससे लड़ने की कोशिश करता है, उसको निरस्त करने की कोशिश करता है, और भी अनेक प्रकार से वो हमें सहायता कर रहा है। और जैसा मैंने कहा वो सिर्फ बेनिफिशियल नहीं है, वो एसेंशियल है। आज हो क्या रहा है? देखिए प्रकृति ने जो भी ये कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लाइफ है, पर प्रकृति ने इसको इतना सिंपल बना के हमारे लिए रखा है कि वो गुड माइक्रोब है, बैड माइक्रोब है, बैलेंस रहता है हमारे शरीर में। हम क्या कर रहे हैं? हम उसमें रसायन का एक मिक्सचर डाल रहे हैं सुबह से शाम, चाहे वो टूथपेस्ट से हो, चाहे वो सोप से हो, शैम्पू से हो, क्रीम से हो, जो हम बिंदी लगा रहे हैं स्टिकर वाली उससे हो, जो हम भोजन कर रहे हैं वो तो आज सिर्फ और सिर्फ रसायन ही है, उसमें शायद ही कुछ खाद्य बचा हमारे भोजन में। जो हम सांस ले रहे हैं वो भी हम जानते हैं कि वायु कितना प्रदूषित हो गया है।
तो हम फूड पाइप से, विंड पाइप से, स्किन इज़ अ लार्जेस्ट ऑर्गन, तो स्किन से हर तरफ से हम उसमें एक रसायन का एक बहुत बड़ा मिश्रण डाल रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि ये जो हमारे शरीर में बैलेंस है माइक्रोब्स का, उसको बहुत क्षति पहुंच रही है। और हम देख रहे हैं कि जो हमारे गुड माइक्रोब्स हैं, सिर्फ उनका पॉपुलेशन नहीं घट रहा है, उसकी डाइवर्सिटी भी ख़त्म हो रही है। बहुत सारे जो गुड माइक्रोब्स होने चाहिए थे वो प्रजातियां अब होती नहीं है शरीर में, क्योंकि हमने उसके लिए अनुकूल वातावरण नहीं रखा है, ना शरीर के अंदर ना शरीर के बाहर। तो जो शरीर की अपनी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है वो धीरे धीरे छीन होने लगती है। और आज हम सब समझ रहे हैं कि वो कितनी ज़रूरी थी, वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी था। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छा वो रहता तो अच्छा होता, वो एसेंशियल था। और आज हमने उसको इतनी क्षति पहुंचाई है कि आज बिल्कुल हम त्राहिमाम कर रहे हैं। यही चीज़ हम बाह्य इकोसिस्टम में भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा हाल में ये लोकस अटैक हुए, डेजर्ट लोकस अटैक हुए, टिड्डी दल का जो आक्रमण हुआ। हम अपने कृषि में भी इतना केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं कि जो माइक्रोबियल बैलेंस होता है सॉइल का, वो ख़त्म हो गया है। वहाँ पे गुड माइक्रोब्स और बैड माइक्रोब्स होते हैं, वो भी अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि हम इतने बड़ी मात्रा में रासायनिक पेस्टिसाइड, केमिकल्स बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में डाल रहे हैं। तो उसकी भी अपनी क्षमता ख़त्म होते जा रही है, क्षीण होते जा रही है। वहाँ पे भी गुड पेस्ट बैड पेस्ट की बात होती है। जो गुड पेस्ट होते हैं वो बैड पेस्ट को अपने ही नियंत्रित कर लेते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो हम इतनी बड़ी मात्रा में केमिकल डाल रहे हैं तो वो गुड पेस्ट हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो बहुत आसान हो जाता है फिर ये जो बैड पेस्ट हैं, जो हमारे फसलों को नुकसान करते हैं, उनके लिए फिर वो बहुत आसान हो जाता है कि वो नुकसान कर लें फसलों का। जैसा कि हमने अभी देखा कि अपनी शक्ति नहीं हो रही है, गुड पेस्ट है नहीं, तो अपनी शक्ति नहीं हो रही है कि वो लड़ लें। और वो फिर टिड्डी दल के लिए बहुत आसान है कि वो फसलों को ख़राब करता जाए और आगे बढ़ता जाए। तो बायोडाइवर्सिटी, मेरी समझ से तो बायोडाइवर्सिटी को अगर हम देखें तो वो वसुधैव कुटुंबकम है। ये पूरी पृथ्वी हमारा ही घर है। हमें लगता है कि मनुष्य विकास कर लिया है, तो अगर प्रतिदिन के 5 स्पीशीज़ मर भी जाए तो क्या होता है। पर हमें समझना होगा कि प्रकृति ने वो हर चीज़ को कुछ सोच समझ के ही बनाया है और एक दूसरे के मदद करने के लिए बनाया है। भले ही हम यहाँ बैठे हैं, पर जो हम कर रहे हैं वो शायद आर्कटिक या एंटार्कटिक में जो स्पीशीज़ हैं, जो इकोसिस्टम्स हैं, उसको अफेक्ट कर रहा है, और वाइस वर्सा वहाँ जो हो रहा है उससे हम इम्पैक्ट हो रहे हैं। हालांकि देखिए, मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जो अपना नकारात्मक योगदान आज के दिन में दे रहा है। बाकी जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवाणु, सब कोई अपना सकारात्मक योगदान ही दे रहे हैं। पर जो हमारा ये नकारात्मक योगदान हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि उनकी अपनी शक्ति भी छीन हो रही है, और सिर्फ वो एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे हैं। जो अगर बैड माइक्रोब्स हैं तो वो और प्रबल होते जा रहे हैं, गुड माइक्रोब्स और दुर्बल हो जा रहे हैं। और ये हर जगह, हर इकोसिस्टम में आप देखिएगा जो अनिष्ट शक्तियाँ हैं वो बढ़ते जा रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हम ये वसुधैव कुटुंबकम था कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, फिज़िकली नहीं, पर वो थ्रू एनर्जीज़ और थ्रू जो हम कर रहे हैं, जो हमारा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल में है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन साइकिल में है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन न्यूट्रिएंट साइकिल में है, वाटर साइकिल में है, इत्यादि इत्यादि, उसके थ्रू हम कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। पर आज हमने जिस तरह से अपनी दुनिया की रचना की है, ये सब के बारे हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं, और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हमारे ही जीवन के मूल में है, हमारे ही स्वास्थ्य के मूल में है, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के मूल में है। ज़रूरी नहीं है कि हम एंटार्क्टिका जाएं और तभी हम वहाँ के प्राणियों को देखें और समझें। हम जो यहाँ कर रहे हैं वो उससे उनको असर पड़ ही रहा है, ये हमें समझना होगा।
इन सब के परिप्रेक्ष्य में मैं आज थोड़ा समय जो हमने खेती का औद्योगिकीकरण किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया है, उस पर देना चाहूँगी। जैसे कि हम सब जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1970 के आसपास हुआ था। 1966-67 में अकाल आया था, जब उसके बाद अमेरिका से हमने पब्लिक लॉ 480 के तहत हमें फूड एड मिला था। उसमें ये गेहूं के दाने आए थे, हमारे गेहूं के बीज आए थे, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं थे। जो हमारे देश में तब तक गेहूं होते थे वो छोटे छोटे और लाल रंग के होते थे। जो हमें अमेरिका से ये बीज मिला था वो लंबे थे और लाइट ब्राउन कलर में थे। उसके पहले हमारे यहाँ गेहूं स्टेपल डाइट नहीं था। गेहूं की खेती बहुत कम हुआ करती थी, कम परसेंटेज खेती का बहुत कम होता था, और चूँकि उपजाया कम जाता था इसलिए खाया भी कम जाता था। स्टेपल डाइट स्टेपल में हमारे यहाँ देसी चावल हुआ करता था, जिसे हम मिलेट्स आज कहते हैं। रागी, नाचनी, ज्वार, बाजरा, कोदो, समा, कांगनी, ये सब जो मिलेट्स जिसे हम आज कहते हैं वो हुआ करता था। कुट्टू वगैरह भी खाया जाता था, पर गेहूँ बहुत ही कम खाया जाता था। ये जो 1970 में हमारे पास वो जो बीज आए थे, उसके बाद से हमारे यहाँ गेहूं की खेती इतने बड़े पैमाने पे होने लगी थी और खाया भी इतने बड़े पैमाने पे जाने लगा था। जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीट थे, इनको बहुत रसायन की ज़रूरत होती है। इनको फर्टिलाइज़र चाहिए, केमिकल, इनको जिसे हम यूरिया कहते हैं, पेस्टिसाइड्स चाहिए होता है, केमिकल। तो हमारे यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में रसायन यूज़ होने लग गया था खेती में। उससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में शायद हमारे यहाँ रसायन नहीं यूज़ हुआ करता था। जैसा हम सब अपने घरों और गांव में अगर पता करें तो 1970s के पहले खेती बहुत, जो ट्रेडिशनल खेती थी वो अलग तरीके की होती थी। जो अब उसके बाद से जो खेती होने लगी उसमें बहुत बड़ा चेंज आया था। खाना भी इसलिए वो बहुत डिफरेंट हुआ करता था। जो हमारा भोजन होता था, स्टेपल डाइट जो होता था, वो बहुत डिफरेंट हुआ करता था। 1970s, लगभग 1970s के बाद से उसमें काफ़ी बदलाव आए थे। कहीं कहीं तो वो बदलाव 1980s में भी आए, डिपेंडिंग कि वो गांव में कब से इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर शुरू हुआ हो। अब देखिए, हमने देखा कि जब हम एक बार केमिकल यूज़ करने लगते हैं तो वो जो हमारी भूमि है, जो मिट्टी है, उसकी अपनी शक्ति जो है वो छीन होने लगती है। धीरे धीरे जो आज हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस सब डालते हैं मिट्टी में, लेकिन नाइट्रोजन जो NPK है उसको पौधा में जाना है, उसको पेड़ में जाना है। तो ये जो माइक्रोब्स होते थे ये वो उसमें हेल्प करते थे उसको ले जाने के लिए। आज वो माइक्रोब्स ख़त्म है, क्योंकि हमने यूरिया डाला है, केमिकल डाला है। वो माइक्रोब्स जो गुड माइक्रोब्स हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं हमारे मिट्टी में से। तो जो हम डाल रहे हैं मिट्टी में वो जा नहीं पा रहा है। वो सिर्फ 10 to 12% बताया जाता है कि वो जाता है, बाकी सब वो वातावरण में वेस्ट हो जा रहा है। तो आप देखिए कि हम चाहे कितना भी उसमें केमिकल डाल दें, जो एक इकोसिस्टम था, जो वो सब काम कर रहा था हमारे लिए, हमने उस पे ध्यान नहीं दिया, उसका संरक्षण नहीं किया। हमने सोचा कि हम लैब में बना देंगे नाइट्रोजन इत्यादि और वो हमें खाने में मिल जाएगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि वो शायद नहीं मिल रहा है, तभी शायद आज मैल नरिशमेंट और मैल न्यूट्रिशन इत्यादि की इतनी परेशानियां हैं और बीमारियां इतनी हो रही हैं। ये जो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है, ये इसका एक और बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होता है वो उसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 300 गुना ज़्यादा है। आप सोचिए कि ये कितना हानि सिर्फ जो मिट्टी को तो जो पहुंचा रहा है, हमारे भोजन को पहुंचा रहा है, हमारे स्वास्थ्य को पहुंचा रहा है, पर आप सोचिए कि ये जो पूरा वातावरण है उसको कितना नुकसान कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका लगभग 300 गुना ज़्यादा होता है और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, जो भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हमें भोजन ही नहीं हमारा ख़राब हो रहा है, ये हमारा जो वातावरण है वो भी ख़राब हो रहा है। सिर्फ 10 to 12% यूज़ हो पा रहा है, रेस्ट इज़ ऑल लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट। तो वो हम समझ सकते हैं कि कितना हानि पहुंचा रहा है। जब से ये खेती, इस तरह की खेती शुरू हुई,
न्यूट्रिएंट्स का तो इशू शायद है ही है, क्योंकि वो अब भोजन में शायद जा नहीं पा रहा है। हमने भोजन को नापना भी किस मापदंड पे शुरू किया, कैलोरी। आज हम उसमें ये नहीं देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट जा रहा है वो हमारे कितने काम का है इत्यादि, हम उसका कैलोरी नापते हैं। कैलोरी क्या होता है? कैलोरी ऊर्जा का माप है। 1 किलो कैलोरी उतनी ऊर्जा है जो 1 kg वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए चाहिए होता है। कैलोरी खाने की पौष्टिकता या अनुकूलता का माप नहीं है। ये देखिए, एक तरह से जैसे हमने खेती को अगर जब से इंडस्ट्रियलाइज कर दिया तब से शायद हमारे सारे मापदंड भी बदल गए, सोचने का तरीका भी बदल गया। जो देखना चाहिए था शायद हम वो नहीं देख रहे हैं, और जिसको देखने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है वो देख रहे हैं। अगर वो भोजन हमारे लिए पौष्टिक नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो उसमें चाहे कितनी भी कैलोरी हो, वो हमारे लिए कोई काम की नहीं। कैलोरी चूहे मारने की दवा में भी होती है, तो हम उसका भी कैलोरी देख सकते हैं। लेकिन हम चूँकि अनुकूलता ही देखना हमने छोड़ दिया है, तो इसलिए शायद वो गलती, वो त्रुटि वहीं मूल में हो रही है। जैसे इसमें जो गेहूं की बात हो रही थी, तो आप देखिए पूर्वज आखिर क्यों नहीं खाया करते थे? तब तो देसी गेहूं के होते थे, छोटे छोटे लाल लाल बीज होते थे, तो भी वो ना के बराबर खाते थे, बहुत कम मात्रा में खाते थे। उन्हें शायद ये पता था, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए थे, वो भोजन की अनुकूलता समझते थे। ओवर जनरेशन्स वो जो समझ थी, ट्रेडिशनल विजडम था, वो पास करते थे कि नहीं, ये शायद मनुष्य के लिए नहीं बना है, वो ये नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो उन्हें पता था कि गेहूं शायद नहीं बहुत अनुकूल है मनुष्य के लिए, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं अनुकूल है। और अब देखिए विज्ञान भी इस ओर इंगित कर रहा है कि शायद जो गेहूं का प्रोटीन है वो मनुष्य के लिए सुपाच्य नहीं है, और वो एक जो उसका एक आधा पचा हुआ फॉर्म रह जाता है, वो ओपियोइड पेप्टाइड बनता है, जैसे ग्लियाडोर्फिन या ग्लूटामॉर्फिन कहा जाता है, और उसका प्रभाव ओपियोइड की तरह होता है। ओपियोइड मतलब ओपियम की तरह उसका प्रभाव होता है शरीर पर। ओपियम मतलब अफीम, वो एक नशीला पदार्थ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस मात्रा में हम आज खा रहे हैं गेहूँ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। हमारे शरीर में ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, वो हमारे इम्यून सेल्स में होते हैं, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं। तो आप सोचिए कि सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत हद तक क्षति पहुंचा सकता है। हालांकि इस पे और शोध होना चाहिए, इस पे रिसर्चर्स को और देखना चाहिए, वैज्ञानिकों को और समझना चाहिए कि इसमें और क्या क्या इससे हो सकता है। पर अगर हम सिर्फ जो हमारा ट्रेडिशनल विजडम था, जो हमारी पारंपरिक समझ थी, उसको देखें, तो ये हमारा स्टेपल डाइट नहीं था। और अब तब जबकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं था, देसी था, इंडिजिनस सीड्स थे। अब तो ये मैक्सिमम जो गेहूँ हम खाते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है। तो हम समझ सकते हैं कि अब तो वो वैसे ही लैब में बना है, कृत्रिम हो गया है, प्राकृतिक भी नहीं रहा। देखिए हमने शुरू ही किया था कि मनुष्य पंचभूतों से बना, प्रकृति से बना है, सब कुछ प्राकृतिक है। तो हमें समझना होगा कि मनुष्य खुद ही प्रकृति से बना है, तो वो प्रकृति के लिए बना है, प्राकृतिक चीज़ों के लिए बना है, वो रसायन से नहीं बना है। हमारे शरीर रसायन से नहीं बने हैं, ना रसायन के लिए बने हैं। हमने क्या किया है, आज अपने शरीर पे हम रसायन का ऐसा भार डाल रहे हैं जो विषाक्त भार बनता जा रहा है। देखिए हमने गेहूं को ही देखा, जैसे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि शायद वो पच नहीं रहा है उसका प्रोटीन, तो वो जो बन रहा है, वो अफीम की तरह जो प्रभाव हो रहा है, वो क्या है, वो विष है हमारे लिए, वो तो विषाक्त भार बन रहा है हमारे लिए। वो भोजन ही नहीं, उसका आप कितना भी कैलोरी, अगर वो विषाक्त भार बन रहा है और विष बन रहा है, तो उसके कैलोरी नाप के भी हम क्या करेंगे। जैसे चूहे मारने की दवा अगर हम खा लें तो उसका कैलोरी से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो जो उसका जो विषैला प्रभाव है वो अपना काम करेगा ही। ऐसे ही देखिए हमने जो पशुपालन में भी किया, हमारे यहाँ देसी गाय का दूध पिया जाता था। अगर आप ध्यान दें तो हमारे पूर्वज मैमल्स होते हैं। मैमल्स कौन होते हैं? जिनके मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। बहुत सारे मैमल्स हैं पृथ्वी पर हम सब मैमल्स का दूध नहीं पीते थे, हमारे पूर्वज सब मैमल्स का दूध नहीं पीते थे, तो देसी गाय का ही दूध पिया करते थे। उसको भी हमने क्या किया, गाय को हाइब्रिड कर दिया, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन इत्यादि गायों से हाइब्रिड कर दिया। हमारे पूर्वज इन गायों का दूध नहीं पीते थे। ये गायें तो यहाँ की प्रजातियाँ भी नहीं है। अगर आप देखिए जर्सी यूके का एक आइलैंड है,
तो ये तो हमारे यहाँ की प्रजाति अभी नहीं है। फिर से लगभग 1970 के आसपास ये किया गया था, जिसको श्वेत क्रांति का नाम दिया गया था। और हमने वो जैसा मैंने कहा, हमारे पूर्वज सब मैमल्स का दूध नहीं पिया करते थे, वो सिर्फ देसी गाय का दूध पिया करते थे। तो हमें समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों कि वो इतने ओवर जनरेशन वो सिर्फ देसी गाय का ही दूध क्यों पिया करते थे, सब बाकी मैमल्स का क्यों नहीं, और हमने क्यों सब मैमल्स का दूध बाकी मैमल्स का भी शुरू कर दिया, जर्सी इत्यादि का शुरू कर दिया पीना। अब देखिए, वो यहाँ भी विज्ञान थोड़ी मदद कर रहा है हमारी। अब कुछ ऐसे रिसर्च हो रहे हैं, सिमुलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डाइजेशन किया गया है लैब में, मतलब जैसी पाचन प्रक्रिया हमारे शरीर में है उसको लैब में करके देखा गया है। तो पाया गया है कि जो ये जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन से जो दूध आ रहा है, जैसे A1 बीटा केजीन, वो प्रोटीन को कहा जाता है, A1 मिल्क कहा जाता है इन दूध को जनरली, उसमें देखा जा रहा है कि फिर से वो प्रोटीन हमारे लिए सुपाच्य नहीं है, और वो जो एक आधा पचा हुआ फॉर्म बनता है वो भी एक ओपियोइड होता है, जिसे केजोमॉर्फिन कहा जाता है, और उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर अफीम की तरह पड़ रहा है, जो हमने देखा कि सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक स्वास्थ्य को भी कितना हानि कर सकता है। तो आप देखिए कि ये हमारे पूर्वजों की समझ थी कि वो नहीं पिया, उन्हें शायद पता था कि ये मनुष्य के लिए बना, ये मनुष्य के लिए नहीं बना है। आप देखिए, जंगल में इतने जानवर होते हैं, सबको अपना खाना पता होता है, ऐसा नहीं कि जंगल में जो चीज़ मिला वो सब खा लेते हैं। उन्हें मे बी ओवर जनरेशन्स वो अपना विजडम पास करते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं कि नहीं, ये मेरा खाना है, ये मुझे खाना है, ये मेरे लिए सुपाच्य है, ये मेरे लिए अनुकूल है, ये मेरे शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखेगा, मेरे सोच में विकृतियाँ नहीं आएंगी इसको खाने से, इत्यादि इत्यादि। तो वो अपना ही खाना खाते हैं। हम क्या आज कर रहे हैं कि जो भी हमारा प्रचार है, प्रचार प्रसार तंत्र है, बहुत तरह के आजकल इनपुट्स हैं, सबसे हम गाइडेड हो जा रहे हैं और हम अपना खाना रोज़ ही बदल दे रहे हैं कि नहीं आज ये नहीं कल वो। जो हमारा ट्रेडिशनल विजडम था, पूर्वजों की जो ओवर जनरेशन समझ थी, वो हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, वो हम उससे जुड़ना भी नहीं चाहते हैं, और इतने जनरेशन से हमने छोड़ दिया कि आज वो समझ वापस उसको पता करना भी एक बहुत कठिन कार्य हो रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपने गाँव और घरों से जुड़ें और उस समझ को जानने की कोशिश करें कि वो क्या क्या खाया करते थे। आज हम सब सुबह से रात परेशान रहते हैं, ये हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, ऐप्स चाहिए जो हमें बताते रहें क्या खाना है क्या नहीं, पर जो ओवर जनरेशन्स जो समझ थी हम वहाँ नहीं पूछना चाहते हैं, हम वहाँ नहीं जानना चाहते हैं कि वो क्या खाया करते थे, क्यों खाया करते थे। हमारे जीन्स होते हैं, उस जीन्स की ट्रेनिंग हुई है ओवर जनरेशन्स, मिलेनिया से वो ट्रेनिंग हुई है। तो हम जितना उससे जुड़ेंगे, देखिए हर किसी का अपना खाना है, ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही खाना खाया जा रहा है। कहीं ज्वार हो रहा है तो कहीं बाजरा हो रहा है, कहीं मकई हो रहा है तो कहीं मरुआ हो रहा है, जैसे रागी और नाचनी भी कहा जाता है। इनके कॉम्बिनेशंस भी हो रहे हैं, मोनोकल्चर नहीं होता था हमेशा, जो ट्रेडिशनल खेती होती थी वो हमेशा पॉलीकल्चर हुआ करता था। पर हम अपने जड़ों से जुड़ने की कोशिश करें, पता करें कि क्या खाया जाता था, जो हमारे जीन्स को की वो ट्रेनिंग हुई ओवर जनरेशन्स। आज हम अचानक से पिज़्ज़ा, बर्गर, कुनोआ और पता नहीं क्या क्या खाने लग गए हैं, तो हमारे जीन्स भी बिल्कुल से हैरान परेशान हो रहे होंगे, अकबक कर रहे होंगे कि वो क्या हो गया है, ये आज तक तो मुझे ये नहीं मिला, आज ये मुझे क्यों मिल रहा है। तो हमें समझना होगा कि वो क्यों वो खाया जाता था, किस लिए खाया जाता था, कैसे उन्हें वो प्रकृति से जुड़े हुए थे, तो उन्हें अनुकूलता प्रतिकूलता समझ में आती थी, वो अपने शरीर का सुनते थे, वो प्रचार प्रसार तंत्र का नहीं सुनते थे, वो ये किताबों से पढ़ के न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन नहीं समझते थे। उनको शरीर ही बता देता होगा कि इससे न्यूट्रिएंट मिल रहा है या ये अफीम बन रहा है, तो उन्हें खुद ही पता चल जाता होगा। तो वो तो देखिए वो जो विजडम है वो हम कितना भी आज शायद पता करने की कोशिश करें, लैब में हम जितना भी करेंगे वो सिमुलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डाइजेशन होगा, वो एक्चुअल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डाइजेशन नहीं होगा। एक्चुअल तो शरीर में ही होगा, वो एक्चुअल लैब में नहीं हो सकता है। हालांकि बिल्कुल हम सिमुलेट करें, उससे हमें और जानकारी मिलेगी, बहुत बढ़िया। पर बहुत ज़रूरी है कि साथ ही साथ हम अपने शरीर से जुड़ें और प्रकृति से जुड़ें और अपने शरीर का दोबारा सुनने लगे। अब ये जो हमने पशुपालन को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, औद्योगिकीकरण कर दिया पशुपालन का, जो ये जर्सी इत्यादि जो गाय, जो हाइब्रिड गाय होती हैं, इनका जो खुराक है वो बहुत अधिक होता है। तो आप देखिए जो फीड है वो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें फिर नाइट्रोजन का बहुत यूज़ हो रहा है, और वो हमने देखा था नाइट्रस ऑक्साइड कितना हानिकारक है। जो इनका जो गोबर और
जो मलमूत्र है उसमें जो मीथेन का क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल लगभग 60 गुना होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आप सोचिए कि ये भी कितना हानिकारक गैस है पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, पृथ्वी के लिए। तो और हमने देखा कि अगर पर्यावरण प्रकृति पृथ्वी को नुकसान हो रहा है तो वो क्षति हमें हो रही है। तो ये बहुत, अब ये जो इतने बड़े पैमाने पे हमने इसका औद्योगिकरण कर दिया है, उस वजह से हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को तो जो क्षति हो रही है, उसके साथ साथ आप देखिए कि हमारी मिट्टी जा रही है, हमारा जल जा रहा है, हमारा हवा को क्षति हो रही है। जो हमारे बीज थे उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, जो देसी बीज होते थे उनका संरक्षण शायद नहीं हो पा रहा है, जो हमारी देसी गाय होती थी उनका शायद संरक्षण नहीं हो पा रहा है। जी, देसी गाय यहाँ पे सिर्फ दूध के लिए नहीं, वो देखिए दूध तो बिल्कुल, वो तो अमृत तुल्य दूध होता था। वो पंचामृत, 1 चम्मच पंचामृत पीने से आपको इम्यूनिटी भी मिलता था, आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में भी वृद्धि हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था। पर वो देखिए जो गोबर है वो वापस जो हमारा सॉइल, जो मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, पौष्टिक तत्व जो साइकिल होता था, उसको वो पूर्ण करता था। हम मिट्टी से लेते थे, उसमें फसल लगा रहे हैं तो मिट्टी की जो अपनी जो शक्ति है वो जाती है उसमें, क्योंकि वो फसल में गई, वापस कैसे जाएगी, तो वो देखिए वो साइकिल होता था। ये जो जर्सी इत्यादि के जो गोबर से उसमें नहीं हो पाता है, वो उसमें वो कॉम्पोजिशन नहीं है जो हमें मिट्टी में चाहिए होता है। तो आप देखिए वो पूर्वजों की समझ थी कि उन्होंने ये यूज़ किया था। इससे क्या होता है कि जो माइक्रोबियल सॉइल का जो माइक्रोब है वो भी मेंटेन रहता है। तो हमने देखा कि वो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कर पाता है। अब तो वो माइक्रोब्स ही चले गए, क्योंकि हमने इतना रसायन डाला, माइक्रोब्स, यूरिया डाला, माइक्रोब्स चले गए। तो अगर हम कितना भी लैब से केमिकल ला के डालेंगे, वो ट्रांसपोर्ट उतना नहीं हो पा रहा है, और इसलिए आज हमारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इत्यादि हो रही है। तो हमें ये होलिस्टिकली इसको समझना है, क्योंकि जो हम एक कदम जो गलत लेते हैं उससे बहुत तरह के और जो इश्यूज़ हैं वो हो रहे हैं। और आज जब हम बायोडाइवर्सिटी और जैविक विविधता की बात कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि जैविक विविधता से बोलने की चीज़ नहीं है, या ठीक है वो हम ऐसी चीज़ नहीं है कि चलो एक फूल का अगर बागान लग जाए तो अच्छी बात है। वो एसेंशियल है हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। वो विरासत है जो हम छोड़ के जाते हैं, वो जो मिट्टी है, जो जल है, जो हवा है, जो बीज है, जो हमारे देसी बीज है, जो देसी गाय, ये सब हमारी विरासत होगी। हमें ये विरासत एक बहुत अच्छे कंडीशन में मिला था, और हमने इसका क्या किया आज हमें शायद समझना होगा कि हमने इसका क्या कर दिया है। जो एपिजेनेटिक्स की मैंने बात की, जो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, वो सबसे हमारा एपिजेनेटिक्स अफेक्ट होता है, और वो हम अगले जनरेशन को पास ऑन करते हैं। वो भी विरासत है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं सोचे कि जो पैसा है इत्यादि वो विरासत है। असली विरासत तो ये है। अगर देसी बीज नहीं होंगे तो लोग खाएंगे क्या? कृत्रिम भोजन, हम कृत्रिम नहीं है, मनुष्य कृत्रिम नहीं है, मनुष्य प्राकृतिक है। तो हम कितने दिनों तक कृत्रिम भोजन पे रह सकते हैं, ये भी हमें कभी ना कभी इस पे शायद समझना होगा। जी, कोई प्रश्न है तो पूछा जाए। खाने पर जैसे मैंने बात की, गेहूं की बात की थी कि वो किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में गेहूँ आया था। एक स्वाभाविक प्रश्न वहाँ उठता है कि फिर खाएं क्या? तो जैसा मैंने कहा कि वो जो हमारे पूर्वज, हमें बिल्कुल उससे जुड़ना चाहिए मेरे ख्याल से, तो कि वो क्या खाया करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से पहले, 1970 के पहले। 1970 के बाद से वो खान पान में बहुत बदलाव आ गए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम 1970 के पहले की जितनी जानकारी ले सकें वो हमारे लिए उतना लाभदायक होगा। जैसे मैंने कहा, मिलेट्स होते थे, ज्वार, बाजरा, रागी, समा, कोदो, कांगनी इत्यादि। चावल, जो देसी चावल होते थे वो बड़ी मात्रा में खाया जाता था। देसी चावल, वो हाइब्रिड चावल नहीं। आज चावल भी बहुत हद तक हाइब्रिड हो गया है, बहुत अंतर होता है। आप देखिए, देसी चावल का एक कटोरी लीजिए और
हाइब्रिड चावल के शायद 10 कटोरी से भी पेट नहीं भरेगा, देसी चावल के 1 कटोरी से भी पेट भर जाता है और शरीर में ताकत भी आ जाता है और न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं और आपको स्फूर्ति भी आ जाती है। तो बहुत अंतर होता है। अगर हम अपने शरीर का ही सुने और शरीर की जो प्रतिक्रिया है उसको उस पर ध्यान दें तो वो शरीर ही हमें बताएगा कि ये अनुकूल भोजन है, ये प्रतिकूल भोजन है। जी आशीष जी, ये सवाल है आपका। जी धन्यवाद आशीष जी। ये सवाल है कि कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्ट के लिए क्या क्या खाएं, क्या वर्जित हो। जी जैसा मैंने कहा, ये देखिए, ये जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं इम्यून सेल्स में भी होते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। मैंने दो चीज़ों की तो बात की, एक जो हमने इंडस्ट्रियलाइज कर दिया खेती को, जिस वजह से अब गेहूँ हमारा स्टेपल डाइट हो गया है। चाहे हम सुबह से बिस्किट हो, बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, ब्रेड हो, बन हो, रोटी पराठा, सब कुछ आज गेहूँ का बना रहे हैं। जो दूध भी अगर हम हाइब्रिड गाय का पी रहे हैं तो वो भी शायद अफेक्ट कर सकता है, जैसा कि प्रतीत हो रहा है। तो ये दो चीज़ें तो हैं ही हैं। अब देखिए नमक है, नमक भी अगर आप पहले का पता करें तो जो सेंधा नमक होता था, जो प्राकृतिक नमक होता था, उसे खाया जाता था। जो शरीर के लिए प्राकृतिक था तो शायद ज़्यादा सुपाच्य होगा और अनुकूल भी होगा, और उसे प्रोसेस नहीं करते थे, उसे सिल लोढ़ा पे कूट के खाया करते थे, उसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं करते थे, केमिकली तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। आज हमने क्या किया है, प्राकृतिक नमक को लिया है, उसको केमिकली और फिज़िकली इंटेंसिवली प्रोसेस किया है। केमिकली हमने उसमें फिज़िकली उसे 650 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसेस किया है, जो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इतना हाई टेम्परेचर आप सोचिए। फिर उसे फिज़िकली हमने वाइट करने के लिए ब्लीचिंग एजेंट इत्यादि डाला है, फिर उसे एंटी केकिंग एजेंट डाला है फ्री फ्लोइंग बनाने के लिए। तो उसको हमने बिल्कुल, आप सोचिए कि इतने केमिकल्स डाल दिए हैं। जो एंटी केकिंग एजेंट होता है वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, तो आप सोचिए कि हमने उसको कितना ख़राब किया है, कितना अप्राकृतिक तरीके से उसको प्रोसेस किया है। कहाँ तो हमारा मापदंड नमक के लिए होता था कि वो अनुकूल हो शरीर के लिए और सुपाच्य हो इत्यादि इत्यादि, और आज हमारा मापदंड है कि वो सफ़ेद हो और वो फ्री फ्लोइंग हो। देखिए हमारे मापदंड ही बिल्कुल अब ना ये सफ़ेदी और ये साफ़ हो गए हैं। अब जैसे हम आटा भी खोजते हैं कि बिल्कुल वाइट हो, साफ़ हो। जो हमारा मरुआ का आटा है या रागी का आटा है, वो देख के ही हमें लगेगा कि नहीं ये नहीं बना है। हमारा ऐसा ओरिएंटेशन होता जा रहा है, सोचने में ऐसी विकृतियाँ आते जा रही हैं कि जो असली मापदंड है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, और हम ये दिग्भ्रमित हो रहे हैं और ऐसे ऐसे मापदंड खोज रहे हैं। तो देखिए हमने नमक को भी क्या कर दिया है, वो जो स्वर्णलता जी बता रही हैं कि सही बात है, सिल लोढ़े का मसाला और गोबर के आग में पके खाना। जी बिल्कुल स्वर्णलता जी, हम उससे बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन देखिए ये विचलित होने का समय नहीं है, ये समय है कि हम छोटे छोटे कदम लें और वापस उससे जुड़ने की कोशिश करें। सब कुछ एक रात में तो मुमकिन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक रात में हमने अपनी इम्यूनिटी खो दी है, ओवर जनरेशन्स हमने इम्यूनिटी खोई है। जब से हमने शायद ट्रेडिशनल विजडम से हम दूर हुए हैं और हम जो भी चीज़ प्रसारित किया जा रहा है उसको खाने लग गए हैं, शायद तब से हमारी इम्यूनिटी भी जाने लग गई है। तो एक दिन की बात नहीं है, हम समझ सकते हैं कि कितने सालों से हम ये कर रहे हैं। तो एक दिन में नहीं होगा, पर हम छोटे छोटे कदम लेंगे तो ज़रूर होगा। समय है कि हम अवगत हों कि वो त्रुटियाँ क्या है जो हमने की हैं, और हम धीरे धीरे कैसे उसको बदल सकते हैं, इससे वापस कैसे हम अपनी इम्यूनिटी ला सकते हैं, वो समझने की अभी आवश्यकता है। नमक की मैंने बात की, वही चीज़ हमने चीनी के साथ किया है। चीनी देखिए, गुड़ शक्कर होता था। शक्कर क्या होता था, गुड़ जो काला गुड़ होता था, गांव में अभी भी कहीं कहीं मिलता है, वो उसको पाउडर किया जाता था, वो शक्कर होता था। आज हमने क्या, उसको भी सफ़ेदी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर दिया है। वो पानी में अच्छे से घुले, इसके लिए भी बहुत केमिकली फिज़िकली उसको इंटेंसिवली प्रोसेस किया होगा, तब आप सोच सकते हैं कि वो वैसा दिखता है जैसा आज दिखता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो भी कितना हानिकारक होगा हमारे शरीर के लिए। तेल के साथ भी हमने वही किया है। जो कोल्हू में पेराया हुआ तेल होता था वो थोड़ा मटमैला होता था, थोड़ा वो उसमें वो जो उसके जो बीच के कवर्स रहते थे उसका वो अंश रहता था, पर वो कितना पौष्टिक होता था हमारे लिए, कितना अनुकूल होता था हमारे लिए। और हमने उसको क्या किया, फिर से वो सफ़ेदी के चक्कर में, और कि वो साफ़ दिखना चाहिए, और उसको इतना रिफ़ाइन कर दिया है, फिज़िकली और केमिकली ऐसा प्रोसेस कर दिया है कि वो अब बिल्कुल उसकी अपनी शक्ति बिल्कुल ही छीन हो गई।
जैसा मैं स्वर्णलता जी का कहना था कि जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो जी हमें कहीं ना कहीं जी धन्यवाद आशीष जी, तो हमें कहीं ना कहीं समझना होगा कि वो हम वो क्या गलतियां कर रहे हैं कि वो बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो रही है। बहुत देखिए ये कोरोना जो है ये शायद हमें सचेत कराने आया है, ये हमें अभी सजग कराने आया है कि जो त्रुटियां हम कर रहे हैं उनको पहचानें और इसको और भयावह नहीं होने दें। ये आप सोचिए कि आगे जाके ये और कितना भयावह हो सकता है अगर हम आज अपनी त्रुटियों को पहचाने नहीं और जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो नहीं लें। तो ये वो समझिए हम इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में थे कि शायद हम देखना नहीं चाह रहे थे कि वो क्या त्रुटियां हैं जो हम कर रहे हैं, और या शायद हमें समय ही नहीं मिलता होगा। सर्दी होती थी हम फिर भी निकल पड़ते थे कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दवाई ले लेते, फिर निकल लेते थे, फिर अगली बार फिर सर्दी होती थी, फिर और तीव्र हो जाती थी सर्दी, हम दवाई डबल डोज ले लेते थे, पर हम उसके मूल में शायद नहीं जा पा रहे थे, समय नहीं मिल रहा था। तो ये वो समय है जब हम उसके मूल में जाएं, जो त्रुटियां हम कर रहे हैं उनको पहचानें, क्योंकि अगर ये हम अभी नहीं करेंगे और एक बैंडेड लगा लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो जो अंदर का घाव है वो तो नासूर बनता जाएगा और एक दिन वो बैंडेड हमारे काम नहीं आएगा। तो वो स्थिति पहुंचने से पहले हमें अपनी गलतियों को समझना है और उसको सुधारने की कोशिश करनी है। हमने गेहूं की बात की, हमने दूध की बात की, हमने नमक की बात की, हमने तेल की बात की, चीनी की बात की। आप देखिए जो केमिकल्स हम अपने शरीर पे लगा रहे हैं, जो हम झाग वाला साबुन इत्यादि यूज़ करते हैं, वो हमें तो जो नुकसान कर रहा है, जो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि वो फ्लोरा होता है, माइक्रोफ्लोरा होता है स्किन का, जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कोई भी बाह्य जब आता है आक्रमण। तो देखिए वो उसी को हम छीन अगर कर देते हैं इतना रसायन से, तो उसकी अपनी शक्ति नहीं बचती है। ऊपर से जो ये झाग है, जो ये फोम है, ये वापस हमारे वाटर बॉडीज़ में जा रहा है। तो हम वो जल को क्या कर रहे हैं, वो जल हमें चाहिए क्योंकि हमारे जीवन के लिए वो एसेंशियल है। वो जल कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कहीं का जल खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, हो रहा है तो हो रहा है। वो जल हमें ही चाहिए होता है, हमारे ही बच्चों को चाहिए होगा, आगे के जनरेशन्स को चाहिए होगा। उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, विरासत को हमें समझना होगा। जी धन्यवाद मीरा जी, जी धन्यवाद भरत जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी और कोई प्रश्न हो तो बताएं। अब देखिए हमने अब आजकल बात हो रही है कि इम्यूनिटी, तो हमें वो समझना होगा कि वो हम उसको नुकसान कैसे कर रहे हैं, जो आज हम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एनिमल फार्मिंग कर रहे हैं। दूध, देखिए दूध क्या होता है, हम सबको पता है शायद कि ट्रेडिशनल विजडम क्या कहता है, जो हमारी पारंपरिक समझ है कि जो माताएं स्तनपान कराती हैं उनको प्रसन्न रखा जाता है। सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, उनको मानसिक रूप से भी बहुत स्वस्थ और प्रसन्न रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो दूध होता है उसमें लाइव हार्मोन्स होते हैं। दूध कोई फैक्ट्री में नहीं बन रहा है, मशीन में नहीं बन रहा है, वो लाइव हार्मोन्स वो दूध बना रहे हैं। प्रोलैक्टिन एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें हार्मोन होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे मस्तिष्क के बेस में, वहाँ से वो हार्मोन निकल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्रसन्न रखा जाए। जब हम इंडस्ट्रियल एनिमल फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो आप सोचिए कि वो पशु कितने प्रसन्न होंगे कि उनका दूध हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा या लाभकारी होगा। तो वो सब हमें समझना है। वापस उस जो वो सोच थी, पारंपरिक सोच क्यों थी और क्यों वो इतने स्वस्थ रहते थे कि उम्र होने पर भी वो शारीरिक परिश्रम वाला काम कर लें, कुएं से पानी ले आए या खेतों में काम कर लें। और आज तो ये हालत है कि युवावस्था में भी हमारे घुटनों और जोड़ों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। 20 साल की उम्र में लोगों को आज स्लिप डिस्क हो जाता है। तो हमें वो समझना ही होगा कभी ना कभी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और जी बिल्कुल, अभी लोगों का जो खाने पीने का तरीका है वो बहुत बदल चुका है, पर धीरे धीरे हम वापस उससे जुड़ सकते हैं जो हमारी पारंपरिक समझ थी। जी मीरा जी का ये प्रश्न है कि हमारा दिनचर्या बहुत ख़राब हो चुका है, दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। जी बिल्कुल, अब देखिए ये आज विज्ञान है, आज सर्केडियन रिदम की बात होती है विज्ञान में। बायोलॉजिकल क्लॉक को सर्केडियन रिदम के साथ चलाने की बात होती है कि जो हमारे सूर्य का चक्र है उसके साथ हम अपने शरीर के भी चक्र को चलाएं। तो ये देखिए, अब तो विज्ञान भी हमें बता रहा है। ये तो हमारे पूर्वजों की समझ थी जिसे हमने रिडिक्यूल कर दिया है, मजाक उड़ा दिया है, पर अब तो विज्ञान है जो हमें बता रहा है कि वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए। वो ऐसा नहीं कि वो ऑप्शनल है, वो एसेंशियल है हमारे लिए। नहीं होने पे हमारे हार्मोनल इश्यूज़ होने लगते हैं और हज़ारों तरह की बीमारियाँ होने लगती हैं। और हमने ऐसा परिभाषित कर दिया है कि शायद रात में जागना ठीक है और दिन में सोना
ठीक है, और अगर कोई रात में सो रहा है तो वो शायद गलत कर रहा है। ये आज हमने परिभाषाओं को ना बिल्कुल लेके ऊपर का नीचे कर दिया है, तो वो हमें समझना होगा। और अब तो विज्ञान भी है जो हमें ये बता रहा है। जी, आशीष जी का कहना है कि आज के समय में ज़्यादातर घरों में बगीचे नहीं होते हैं, ऐसे में गमलों में घर के माहौल में ऑर्गेनिक फल सब्जी मसाले उगाए जा सकते हैं। जी, मैं इसको और नहीं पढ़ पा रही हूँ, सकते के बाद ये रुक गया है। अगर आप जी बिल्कुल उगाए जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल उगाए तो जा सकते हैं, हालांकि वो कितने उगाए जा सकते हैं वो देखना होगा। देखिए, हमें समझना होगा कि जो फल सब्जी जो फसलें हैं, ये इनमें प्राण होता है। वो जितना वो प्राण खुश रहेगा उतनी पौष्टिकता हमें मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट्री में कुछ उत्पादन हो रहा है। वो हमें एक हमारी आज बहुत मैकेनिस्टिक थॉट्स हो गए हैं, हमारे जो कंज्यूमरिस्ट थॉट्स हो गए हैं कि हर चीज़ एक उत्पाद है। तो ये जब उसमें ही प्राण उसके प्राण में शक्ति नहीं होगी तो हमें भी वो शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए पहले जो खेती होती थी वो इतने प्यार और जतन के साथ किया जाता था, क्योंकि वो पता था कि इसमें प्राण होगा तो इसके ये पौधा अगर खुश होगा तभी हमें खाकर प्रसन्नता मिलेगी और शक्ति मिलेगी और ताकत मिलेगा। आज हम क्या कर दिया, सब चीज़ को नापने लग गए हैं। आज हम नापते हैं कि ये कितना क्विंटल है, ये कितना टन है, ये कैलोरी कितना है। वो उससे हमें शक्ति और प्रसन्नता का पता नहीं चलता है कि वो कितना कैलोरी और कितना क्विंटल है और कितना टन है। तो हमें वापस वो समझना होगा कि वो ऐसा वो उसमें उतना प्यार और उतनी मेहनत क्यों की जाती थी। जी, ये नमो नारायण जी का कहना है, हम जंक फूड खा रहे हैं, ट्रू मैकेनिस्टिक थॉट प्रोसेस इज हैम्परिंग अस। जी बिल्कुल ये जंक फूड है। जंक क्या होता है? जंक होता है कचरा कबारा। कचरा कबारा क्या होता है? जो हम डस्टबिन में डालते हैं। पेट में हम कचरा कबारा नहीं डालते हैं। आप जो डस्टबिन में डाल रहे हैं क्या वो पेट में डालेंगे? अभी देखिए, इसको बोल दिया जंक फूड, ये विषाक्त भोजन है। ये हमें समझना होगा कि ये सिर्फ कचरा कबारा ही नहीं है, ये विष है। ये इसका प्रभाव जो है वो विषाक्त हो रहा है और वो हमें विषैला हो रहा है। वो हमें उसको समझना होगा। वो सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी अफेक्ट कर रहा है। आज हमारी सोचने में इतनी विकृतियाँ क्यों आ रही हैं? आज हम आए दिन अजीब अजीब इंसिडेंट्स देखते हैं जो हमें समझ में नहीं आते कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। वी आर वॉट वी ईट। जो हम खाते हैं वो हम हैं। तो उससे वो हमें उसको सिर्फ बोलने के लिए नहीं, उसको समझना होगा कि वो उसका अर्थ क्या है। जी, अवनीश जी का ये प्रश्न है कि देसी सीड्स तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं हो रहा है। जी, मुश्किल है अवनीश जी, पर अगर हम कोशिश करेंगे तो मिलेगा। देखिए, हमने ही संरक्षण छोड़ दिया, हमने ही उसके महत्व को शायद हम कहीं ना कहीं समझना भूल गए थे। हालांकि देखिए, अभी कुछ है कृषक जो अभी भी देसी सीड्स रखते हैं। थोड़ा उसमें प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा। एक दिन में पूरा तो नहीं बदल पाएंगे हम शायद, पर धीरे धीरे वापस से हम कोशिश करते रहेंगे संरक्षण करने की, तो वो मिलेगा। मुश्किल है थोड़ा, वो मैं मानती हूँ बिल्कुल की मुश्किल है, पर मिलेगा। वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। पर हमें सचेत रहना है, सजग रहना है, क्योंकि जब ये मिलेट्स इत्यादि के भी डिमांड बढ़ेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि ये भी जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाए। इनफैक्ट शायद हो भी रहे हैं, मुझे बहुत ठीक से इसके बारे में नहीं पता है। चावल का तो है कि वो हुआ है मॉडिफाई। तो हमें वापस से ये समय है, जैसा मैंने कहा, हम बहुत दूर आ गए हैं, तो रातों रात तो नहीं बदल पाएगा, लेकिन कोशिश करनी है और इसमें हमें उसी तरफ प्रयत्न करना है। क्योंकि वो जो बीज की विरासत है वो समझिए विरासत है, वो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएंगे। आप सोचिए कि हमें इतनी मुश्किल हो रही है उन बीजों को ढूंढने के, तो आगे की पीढ़ियां तो क्या ढूंढ पाएंगी उसको। इसलिए इसमें कोशिश बिल्कुल, प्रयत्न, बहुत मुझे खुशी हुई देखकर कि आप प्रयत्न कर रहे हैं इसको ढूंढने की। तो इसमें निराश नहीं होइए, ये हैं अवेलेबल, कहीं कहीं मिलते हैं, थोड़ा मुश्किल है, पर हम सब इसमें प्रयास करते रहेंगे तो शायद वो आएगा। जैसे मैंने कहा, इसको हमेशा ये नहीं देखना है कि ये एक प्रोडक्ट है, जो ये खेती क्या है कि इंडस्ट्री है और उसका ये जो अनाज है वो प्रोडक्ट है, वो नहीं है, क्योंकि उसमें प्राण है। वो कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है कि वो ऐसे ही निकल गया, वो उसमें प्राण है। तो हमें वापस से उसको समझना है। और उसी तरह से हमारे पूर्वज संजो के आए थे। वो मिट्टी का प्राण जो था, उसका जो माइक्रोबायोम था, उसको संजो के आए थे। जो गुड पेस्ट थे उसको संजो के आए थे। आज तो हमने
सबको बिल्कुल विनाश कर दिया। तो एक दिन में वो वापस से नहीं आ जाएगा, पर वो धीरे धीरे वो हम कोशिश करते रहेंगे तो जी। एक प्रश्न आया था कि हम कैसे वापस से शुरू करें। जी, मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सबका जुड़ने के लिए, पुनः जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कोई प्रश्न हो तो पूछा जाए। जी देखिए, प्रश्न था कि वापस कैसे हम घरों में ये अपने कोशिश करें वापस जुड़ने का। देखिए, कुछ आप देखेंगे कुछ मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं इसके बारे में, थोड़े और जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। पर हम छोटे छोटे कदम लें, जो हमें लगता है जो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं वो कोशिश करें करने की। धीरे धीरे बच्चों के मामले में खास करके, क्योंकि आज हम उन्हें खुद प्रकृति से इतनी दूर ले आए हैं, तो रातों रात तो वो प्रकृति से नहीं जुड़ जाएंगे। पर धीरे धीरे कोशिश करें। अगर वो जो विषाक्त भोजन आज खा रहे हैं उसको कम करने की पहले कोशिश करें, बाद में उसको रिप्लेस धीरे धीरे और ज़्यादा रिप्लेस करने की कोशिश करें। तो कोशिश करें, हम जो कोशिश है हमारी, वो हम अपना जो टारगेट है उसको फिक्स करें कि ये हमारा टारगेट है कि वापस हमें वो जो हम अपनी इम्यूनिटी आज खो चुके हैं, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है इत्यादि, वापस हम कोशिश करें। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम ले। छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, उनको हम शुरू से ही अगर प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करें तो ज़्यादा आसान है। जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर हम कोशिश करते रहें, क्योंकि वो गलतियां हमने की हैं, हम उनको दूर लाए हैं प्रकृति से, तो ठीक भी हमें करना है, हमें उन्हें वापस जोड़ना है प्रकृति से। और जो विरासत है, जो धरोहर हम छोड़ के जाएंगे उसको ध्यान में रखना है। और जो भी हम अपने लाइफस्टाइल इत्यादि की बात करते हैं, हमेशा वो धरोहर को ध्यान में रखें। जो हमारे पूर्वज थे वो इस धरोहर को ध्यान में रखते हुए, इतने जो छोड़ कर गए धरोहर, वो उसको ध्यान में रखते हुए अपना कोई भी कार्य करते थे। तो हमें पुनः उससे जुड़ना है और समझना है। सिर्फ आज के लिए नहीं जीना है। ये नहीं कि आज ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है तो हम खा लें, पर हम खाएंगे अपना तो जो खराब करेंगे, जो बच्चों का नुकसान करेंगे, जो हानि उनको पहुँचाएंगे करेंगे। प्रकृति को जो हानि पहुँचा रहे हैं वो सोचना होगा, पर्यावरण को जो हानि पहुँचा रहे हैं वो सोचना होगा। तो ये वो वापस जो वो सोच है, वो मूल में जो सोच थी उससे जुड़ना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका महन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। मैं इसको यहाँ रैप अप करती हूँ। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और क्षमा चाहूँगी जो ये तकनीकी परेशानी हुई उसकी वजह से क्षमा चाहती हूँ। नमस्कार, प्रणाम।